औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे, आपके घरों में खैरियत होगी और होम्योपैथी के ज़रिए आप सेटिस्फेक्शन और सुकून भी हासिल कर रहे होंगे। होम्योपैथी के ज़रिए सुकून और सेटिस्फेक्शन ऐसे ही है कि जैसे ऑर्गेनम की क्लास नंबर 2 के मरीज़ को ऐसे शफा होती है कि उसको पता भी नहीं चलता और हंसी खुशी शफा हो जाती है। तो वाकई अगर हमारी मेडिसिन सही सिलेक्ट हो जाए, सही सिम्टम पे हम दें, सही पोटेंसी दें, तो रोज़ाना ये देखा जाता है कि चंद मरीज ऐसे ठीक होते हैं कि उनको भी पता नहीं चलता कि एकदम हुआ क्या, और डॉक्टर भी बड़ा हैरान होता है कि मरीज एकदम ठीक हो गया। हालांकि बाद का वो सोच रहा होता है कि इससे फर्क पड़ेगा, कितनी देर में पड़ेगा, कब पड़ेगा। वो बताता है कि इतनी इतनी देर में रिपीट करें, दवाई खाएं, उसकी शिद्दत देखते हुए, लेकिन मरीज उससे पहले ठीक हो चुका होता है। जब ऐसा मरीज ठीक हो तो आपके दिल को बड़ा सुकून और राहत मिलती है कि बिल्कुल ऐसे ठीक हो रहे, ऐसे पता चला कोई तकलीफ ही ना हुई। तो होम्योपैथी में तो वाकई ऐसा होता है। होम्योपैथी का इलाज ही ऐसा है, कहते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी इसीलिए नहीं है कि फायदा भी वही दवाइयां दे रही हैं जो कि आपकी पोटेंटाइज्ड है, और वो सिम्टम पे फायदा दे रही है और नुकसान पे कोई फायदा नहीं दे रही, क्योंकि वो आपके जिस्म को टच होकर निकल जाती हैं, वो डिस्टर्ब भी नहीं करती। जब तक के उनको बार बार कोई गलत दवाई बार बार दी जाए, बार बार दी जाए, चाहे लो पोटेंसी हाई पोटेंसी है, फिर ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो अपने सिम्टम जाहिर कर दें, और वो भी कोई नई बीमारी नहीं, उसी दवाई की बीमारी वही मेलेडी पैदा करेगी, और जब दवाई छोड़ेंगे तो ठीक हो जाएगी, या उसका एंटीडोट देंगे तो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा, किसी आर्गन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आर्गन डिस्टर्ब होता है इससे भी जो डिग्निफाइड मैग्निफाइड पोटेंटाइज्ड आपकी चीज होगी, तब आपका आर्गन खराब होगा। अल्लाह ताला ने आपके आर्गन जो है, बिग आर्गन, दिमाग है, दिल है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, स्टमक है, ये इतने मजबूत बनाए हैं कि एकदम खराब नहीं होते, लेकिन जब खराब हो तो फिर एकदम ठीक भी नहीं होते, फिर इनको टाइम चाहिए होता है। और जो बीमारियां जो पैथोलॉजिकल चेंजेस के बगैर सिम्टोमेटिक होती हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, फौरन ठीक हो जाएगी। वो आपको एक जादू नजर आएगा, एक मिरेकल्स नजर आएगा, मरीज भी हैरान होगा, आप भी हैरान होगे कि एकदम ठीक हो गए। लेकिन जो पैथोलॉजिकल चेंजेस के नतीजे में जो आपको बीमारी हो रही है, वो भी अगर दवाई आपने सही सेलेक्ट कर ली है तो वहीं पर उसको स्टक करेगा आगे फैलने की बजाय, और वहीं से आस्ता 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 ठीक होना शुरू हो जाएगी, वहीं से वो ठीक भी होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो पैथोलॉजिकल चेंजेस जितनी भी हो चुकी हैं। ये एक होम्योपैथी की स्पेशलिटी है, खासियत है। तो आप देखें कि आजकल का जो मौसम है, इसकी दवाइयां हमारी अलग हैं कि मौसम कैसा है कि आप सर्दी की तरफ जा रहे हैं, आस्ता आस्ता सर्दी हो रही है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, कोई कह रहा है एसी चलाएं, कोई कह रहा है एसी बंद करें, कोई कह रहा है पंखा चलाएं, कोई कह रहा है पंखा बंद करें। तो इस तरह की सिचुएशन चली जा रही है। तो हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन की भी मेडिसिन मौजूद है, बल्कि आपकी लाइफ की
एक लाइफ साइकिल में जो जो बीमारियां हैं, जो चेंजेस हैं, वो सारे स्पैन की दवाइयां हमारे पास मौजूद है। ये होम्योपैथी की खासियत है। और दिन ब दिन हमारी ऐसी मेडिसिन की तादाद ज्यादा होती जा रही है। तो आजकल के मौसम की मेन दवाई जो है ब्रायोनियल है। जब मौसम चेंज हो रहा हो टुवर्ड्स कोल्ड, तो उसकी ब्रायोनियल दवाई है। डलका मारा तो अपनी जगह पे काम करेगी, ट्यूबरकुलोसिस अपनी जगह पे काम करेगी, लेकिन ब्रायोनिया का ये मौसम है कि सर्दी आ रही है, और आर्सेनिक का ये मौसम है, और वस्टाक्स का ये मौसम है। लेकिन अगर इस हट के बात की जाए, इससे हट के बात की जाए, तो आजकल का मौसम डेंगू का है। डेंगू टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, अस्पताल वार्डे भरे हुई है, उनकी जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। लोग मजबूरन, हालांकि चंद साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतनबा किया गया था डॉक्टरों को, किसी भी डॉक्टर को, कि आप अपने क्लिनिक पे डेंगू का इलाज ना करें, हॉस्पिटल भेजें। लेकिन अब ऐसी बात शायद नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं बची। लोग जरूर मजबूरन डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, और होम्योपैथ के पास भी आ रहे हैं, और बड़ी आसानी से और कामयाबी से इसका इलाज हो रहा है। इसका पता कैसे चलता है? एक तो इस बीमारी का अपना एक प्रोबेशन पीरियड है, कि ये आपका एक दिन से लेकर बीमारी जाहिर होगी, बढ़ेगी, कम होगी, और 6 दिन में बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। इन 6 दिनों में चाहे आप पैराडोल खाते रहें, चाहे आप कोई मेडिसिन खाते रहे, चाहे सेब का जूस पीते रहे, चाहे पपीता खाते रहे, पपीते के पत्तों का जूस पीते रहे, कुछ भी पिए, लेकिन वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमारी दवाई आप ये देखिए कि कितने ही पेशेंट ऐसे हैं कि बहुत लो प्लेटलेट उनके जिस्म पे हेमरेज शुरू हो चुकी थी, और पूरा इकोमोसिस, नीले काले निशान ब्लड के आने शुरू हो चुके थे, और प्लेटलेट 5,000, 10,000, 1,000, 3,000, और ऐसे केसेस भी आए। और जब आपने उनको मेडिसिन दी, तो अगले दिन, जब से अगले दिन 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए। ये हमारी दवाई का मुंह बोलता सबूत है। बल्कि मैंने आज से चंद साल पहले एक डॉक्टर साहब को देखने गया, जिनके 0 हो चुके थे, उनकी रिपोर्ट थी, और वो हॉस्पिटल की राहदारी में स्ट्रेचर के ऊपर पड़े हुए थे। उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मैं देखने गया, फौरी तौर पर दवाई बना के दी। 24 घंटे के बाद उनके 1,24,000 के 17,000 हो गए थे। जो हमारी मेडिसिन टू दी पॉइंट काम करेगी, उस पर ऐसे ही करेगी। और अगर जरा सी भी आपने हट के दी, सिम्प्टोमेटोलॉजी से हट के दी, तो फिर हो सकता है काम ना करे। लेकिन मैक्सिमम 1 दिन से लेके 6 दिन तक जो प्लेटलेट कम होते हैं, छठे दिन खुद भी बनने शुरू हो जाते हैं। एक ये इसका बीमारी का साइकिल चलता है, और उस पैन पूरा हो जाता है 6ठे दिन में, और 7वें दिन में मरीज ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल ना हो, प्लेटलेट ना बढ़े, तो फिर प्लेटलेट उनको लगाने भी पड़ते हैं। हॉस्पिटल में ये भी काम हो रहा है। बहरहाल, इसकी जो दवाइयां हैं डेंगू की, आपको पता है कि अगर प्लेटलेट बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं, कंडीशन पुरप्यूरा और इकोमोसिस वाली है, नीले दाग आ चुके हैं, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, तो आप मिलीफोलियम और क्रोटेलोसोरेट सबसे पहले देंगे। इससे ये होगा कि उसकी ब्लीडिंग रुकेगी। मिलीफोलियम के बारे में कहा जाता है कि ये प्लेटलेट बनाने की मशीन है, और वाकई ऐसा भी है कि जितने लोग बाजार से प्लेटलेट खरीद के सीरम इंजल्ट करते हैं, उससे पहले मिलीफोलियम उनके प्लेटलेट को ज्यादा कर देता है। इसके साथ चाइना सल्फ है, मलेरिया ऑफ है, यूपेटोरियम पर्फ है, फेरम मेट है, फेरम फास है, आर्सेनिक है, रस्टाक्स है। ये 8-10 दवाइयां हैं जो आपके हर किस्म के डेंगू के
मरीज को कंट्रोल कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट के सर पे भी डेंगू चढ़ा हुआ है और मरीज ही मरीज हैं। होम्योपैथ डॉक्टर क्लेम भी करते हैं हमारे पास मेडिसिन है, दूसरे तरीके इलाज क्लेम करते हैं हमारे पास मेडिसिन है, तो उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता? आखिर इसमें मजायका ही क्या है? तो मौका दें, हॉस्पिटल में टेबल लगाएं, उनको बिठाएं कि अपनी मेडिसिन लेके आए, कितनी मेडिसिन होगी चांदे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। कभी हमारी दवाइयां प्लेटलेट बढ़ाती हैं कि नहीं बढ़ाती, टेम्परेचर कम करती है कि नहीं करती, पेशेंट शिवरिंग में आया, उसके दांत बज रहे हैं, हड्डियां दर्द कर रही हैं, आप जो पेट्रोलियम पफ देते हैं फौरी तौर पर ठीक होता है, चाइना सल्फ देते हैं ठीक होता है, ताकि उनको पता भी चले। हमारी कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे हालात में ऑफर करे गवर्नमेंट को जबरदस्ती कि हमें बिठाया जाए, हमें देखा जाए। बहरहाल इसमें क्या हालात सही है, क्या सोच है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप लोग जो हैं, जैसे मैं कहता हूं कि अपनी सोच को मजबूत करें। मेरी हमेशा लेक्चर में ये बात होती है कि जब आप पॉजिटिव सोच करेंगे किसी भी तरीके की, किसी भी सोच को, किसी भी एक्शन को, किसी टारगेट को अगर आपने अचीव करना है तो पॉजिटिव सोच रहेंगे। पॉजिटिव सोच के बगैर कुछ नहीं होगा, याद रखिए। मैंने कितने डॉक्टर्स को देखा है उनकी पॉजिटिव सोच नहीं है, क्लिनिक खोले हुए पॉजिटिव नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, किराया निकलेगा नहीं निकलेगा, पॉजिटिव सोच ही नहीं है तो वो फेल है। आपने भी देखा होगा, आपके भी दोस्त है, आपके भी मिलने वाले हैं कि अगर पॉजिटिव सोच है तो चाहे वो डॉक्टर एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है या अमीर, उसका काम बेहतर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे लगाएगा तो बेहतर होगा, वो क्लिनिक खूबसूरत बनाएगा तो बेहतर होगा। नो, अगर पॉजिटिव सोच है तो उसका क्लिनिक चलेगा। पॉजिटिव सोच क्या करती है? आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती है। वो सोच बीच में नेगेटिव भी आ रही है तो वो आपको वैसे ही रहेगी। पॉजिटिव सोच आपको मजबूत करेगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे, ये आपके दिमाग पे जाएगी, दिमाग में जाके केमिकल ऐसे रिलीज करेगी कि वो केमिकल आपके सेल्स में जाएंगे। हर सेल आपको पता है कि इंडिविजुअल काम कर रहा होता है, तो जब वो पॉजिटिव सोच के मैंने ये करना ही करना है, ये होना ही होना है, इसको होना चाहिए, ये इंशाल्लाह होगा, अगर ये सोच है तो सेल्स में पॉजिटिविटी आती है। तो जब पॉजिटिविटी आएगी तो फिर आगे वो आपके ऑर्गन को ताकत देगी, आपके ऑर्गन को वो सोच देगी, आपके ऑर्गन सेहतमंद बनेंगे, मजबूत बनेंगे। जब ऑर्गन आपके सेहत और मजबूत बनेंगे तो आपकी बॉडी सेहतमंद मजबूत बनेगी। उसमें पॉजिटिव सोच आपके चेहरे पे नजर आ रहा होगा। बात करेगा तो फुल कॉन्फिडेंस से करेगा, उसकी बॉडी से यहाँ होगी कि इसकी सोच क्या है, इसका इरादा क्या है, इसकी टारगेट क्या है। और जब वो सोच वो पॉजिटिविटी इसकी बॉडी से नजर आएगी तो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक ओरा बनता है। वो ओरा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर आपको अल्लाह की मेहरबानी शामिल हो जाएगी। कैसे? कि इस कायनात में बहुत सी सोचें फिर रही हैं, बहुत सी ख्यालात फिर रहे हैं, बहुत सी एनर्जी फिर रही हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वीक एनर्जी, मिडल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सब फिर रही है, उड़ रही है। आपको पता ही नहीं है कि इस कमरे में भी वो आ रही हैं, जा रही हैं। और जब आपका ओरा पॉजिटिव नजर आएगा कि उसके ओरा के अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो पॉजिटिव है, तो जितनी पॉजिटिविटी तवानाई वाली फोर्सेस है तो तुरंत वो आपको खींचेगी, वो आपको खींचेगी। और बाकी जो नेगेटिव सोचे हैं, जो और सोचे हैं, किसी ने कोई गाड़ी ले ली है, किसी ने कोई मकान का सोचा हुआ है, किसी ने कोई और सोचा हुआ है, आपने अगर होम्योपैथी का सोचा है, आपने मरीजों की सेहत का सोचा है, तो वो सारी सेहतमंद सोचे आपके ओरा में आएंगी और ऑटोमेटिक आपके मरीज आपके पास आएंगे और उनको पॉजिटिविटी मिलेगी
और वो वाले मरीज जो पॉजिटिव है कि हमने ठीक होना है किसी तरीके से, जब वो आपके पास आएंगे तो आपके पॉजिटिव ऑरा से, आपकी पॉजिटिविटी सोच से, आपकी मेडिसिन से उसका एक्शन होगा और मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा और बड़े से बड़ा मर्ज ठीक होगा। ये एक हकीकत है कि पक्की सोच होनी चाहिए फाइनल कि बस ये करना है। 5 साल बाद आपको टारगेट अचीव हो जाता है। मैंने खुद करके देखा कितनी दफा हो जाएगा। 2-3 महीने बाद भी वो आपको मिल गया, बाज का थोड़ा सा भी लग जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी सोच आपको मिल जाती है। और वो सोच जब अकेले बैठ के सोचते हैं, आपके अराउंड और आपके सराउंड कोई नहीं होता, कोई नहीं शोर हो रहा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, आप सोचे हुए हैं और पक्की सोच बना रहे हैं कि ऐसा होना है, मैंने ऐसा करना है, कल से ऐसा स्टेप होगा, बल्कि कल से नहीं अभी उठ और अभी ये स्टेप पकड़ लो, अभी उठ और ये स्टेप पकड़ लो। तो आप ये देखिए कि उसी वक्त जब स्टेप पकड़ते हैं, अपनी सोच को मजबूत करते हैं, आपकी सोच मजबूत होती है, तो आपको चंद अरसे में, चंद सालों में, चंद महीनों में आपका टारगेट आपको मिलता है। तो अपनी सोच को मजबूत रखें, बहुत मजबूत रखें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका काम बेहतर होगा। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स देखे कि उनकी सोच बड़ी मजबूत थी, क्लिनिक बहुत बांटा था, सेटिंग बहुत माठी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस आला थी। और उनकी सोच उस तरह नहीं थी कि मैं फर्नीचर चेंज करूं, मैं सफाई करूं, मैं रंग रोगन करूं, सोच उस तरफ जाएगी नहीं। बस सोच यह है किसी ने किताबों में घुसा हुआ है, रिसर्च में घुसा हुआ है, दवाइयां आ रही हैं, दवाइयां मंगवा रहे हैं, इसी मौजू पे बात कर रहा है और बाकी चीजों का उसको ख्याल ही नहीं। कामयाब है, प्रैक्टिस चल रही है उसकी। और कितने ऐसे डॉक्टर बड़ा खूबसूरत क्लिनिक बनाया, बड़ा अट्रैक्टिव बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन पॉजिटिव नहीं। अपने आप अपने माइंड का सहारा लें, अपने सेल्स का सहारा लें, अपने ऑर्गन का सहारा लें, अपने दिमाग का सहारा लें, अपनी बॉडी का सहारा लें, तो आपकी प्रैक्टिस चलेगी। आप डिपेंडेंट हो गए तो फिर नहीं चलेगी कि मैं अब किसी के साथ बैठ जाऊं, उसी की बेस पे चलूं, उसके नीचे चलूं, नो, ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी डॉक्टर के साथ बैठूं, उसके साथ चलूं, मैं पार्टनरशिप पे खोलूं, उसके साथ चलूं, उसकी हमायत लूं, उसका नॉलेज लूं, उससे फायदा लूं, ऐसा नहीं चलेगा। कितने डॉक्टर हैं इश्तिहारी डॉक्टर, उनके इश्तिहार चलते थे अखबारों में, जुमा मैगजीन में, अतवार मैगजीन में, और जब वो उनकी सोच था बस हमने ऐसे ही कमाना है, इश्तिहार देते थे, इश्तिहार से अगले दिन के क्लिनिक पे ले आते थे, टीवी पे इश्तिहार दे रहे हैं, क्लिप चल रहे हैं, उनके क्लिनिक में रश लगा हुआ है, उन्होंने उनके सोच यही आ गया कि आज ये क्लिप देना तो कल ये देना है, तो परसों ये देना, और परसों ये खबर लगानी है, ये इंटरेस्ट पैदा करना है, और परसों ये अट्रैक्शन पैदा करनी है, और उसी अट्रैक्शन में साल 2 साल 3 साल लगाएंगे, चौथे साल फ्लॉप हुए होते हैं। कितने देखे होंगे आपने, चला बड़े बीच में चौथे पांचवें छठे गायब, पता ही नहीं। उनकी सोच ही ये थी कि क्लिप पे चल रहे हैं, स्टार पे चल रहे थे। तो सोच बनाएंगे कि मैंने खुद चलना है, अपना दिमाग चलाना है, अपना जिस्म चलाना है, अपना सोच, अपनी जारादारी, अपना काम, अपना ऑर्डर। आप अशरफुल मखलूकात है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, आप फैसले कर सकते हैं। और जब ऐसा फैसला करें, ऐसी मेहनत करें, ऐसे नियत करें, तो फिर अल्लाह पे बाकी छोड़ दें। इंशाल्लाह देखिए कि आपका एक बड़ा अच्छा परसेप्शन बनेगा, और जब परसेप्शन अच्छा बनेगा तो क्लिनिक अच्छा बनेगा। इसके साथ हस्बे रवायत अल्लाह ताला की एक सिफ्त है अल कहारो, जिस पे 2 मिनट बात होती है। अल कहारो, सबसे ताकतवर, सबसे गालिब, सब पर गालिब।
ये अलकहारो का मतलब अरबी लुगत में हो रहा है, उर्दू लुगत में हो रहा है। अरबी लुगत में है कि सबका हमदर्द, सबका कंट्रोल करने वाला, सबसे ताकतवर, सब पे गालिब रखने वाला। अब आप देखिए कि अल्लाह सब पर गालिब है। कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा नूर है, कितनी बड़ी एनर्जी है कि वो कुन फयकून कहता तो काम ही हो जाता है। जैसा एक डिजाइन करता है वो, और वैसा ही कुन फयकून पे वही चीज बन रही है। उन्होंने डिजाइन कर लिया कि एक मच्छर बनाना है, उसकी आंख ऐसी होगी, उसकी टांगे ऐसी होंगी, उसके पर ऐसे होंगे। मक्खी बनानी है, उसका पर ऐसे होंगे। एक लार्वा बनाना है, एक चुंडी बनानी है, उसकी चाल ऐसी होगी, कलर ऐसा होगा। वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं जितनी दुनिया की मखलूक है, जितनी इंसान है, आपके शरातुल अर्ज है, कितने किस्म के कीड़े मकोड़े, भीगने वाले, फाड़ने वाले, खाने वाले, भागने वाले, उड़ने वाले, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में अल्लाह की सोच से बने हुए। इंसान एक मच्छर नहीं बना सकता। एक मच्छर की आंख में 25 लेंस अल्लाह ने लगा दिए। क्यों भाई? हमें तो नहीं पता। अल्लाह जानता है मच्छर से क्या काम है। इंसान की आंख में नहीं है लेंस, 2 लेंस। बनाए कुछ साइंसदान, बनाए कोई डॉक्टर, एक मच्छर एक टांग बना दे, कोई मक्खी का पर बना दे, वो ही बन सकता भाई। तो फिर गालिब कौन हुआ? अल्लाह। हर चीज पे गालिब है। आपको पता ही नहीं, आप जहां बैठे हुए हैं ऑक्सीजन पहुंच रही है, आपको नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर एक दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता। आपके घर में जो जड़ी बूटियां हैं, पत्ते हैं, अल्लाह की मर्जी से हिल रहे हैं, यानी कि हवा पहुंच रही है। कौन से बगैर से चल रही है? ठंडी, गर्म, नमदार, ह्यूमिडिटी आपके पास आ रही है, और साथ ऑक्सीजन आ रही है। ये उनसे पूछें जो ऑक्सीजन नीडेड लोग हैं, जिनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, फेफड़े उनके काम नहीं कर रहे, लैट्रीन जाना है तो ऑक्सीजन साथ है, बाहर निकलना है तो ऑक्सीजन साथ है। उनसे पूछे ऑक्सीजन किस हवा, किस पत्ते की वैल्यू। अल्लाह ने क्या मेरी मर्जी का पत्ता नहीं हिल सकता? तो देखिए ऑक्सीजन मिल रही है, आराम से बैठे बातें कर रहे। तो गालिब कौन हुआ? अल्लाह। दूसरी सोच है ही नहीं है भाई कि कोई और इतना बड़ा ताकतवर या कोई गालिब हो सकता है, नहीं हो सकता। कितने हजरातुल अर्ज हैं, इसमें बैक्टीरिया हैं, आपके वायरस हैं, कितने करोड़ों, लाखों, खरबों, एक एक आदमी के अंदर लाखों करोड़ों हैं। आपके सेहतमंद टिश्यू में कितने ही वायरस हैं जो वहां से अपनी खुराक ले रहे हैं, और आपको ठीक भी कर रहे हैं और आपको बीमार भी कर रहे हैं। को कौन पा रहा है? अल्लाह। समुद्री मखलूक देखें, आपके वहमो घुमा में भी नहीं, कितने कितने किलोमीटर नीचे उनको खुराक मिल रही है। कौन दे रहा है? अल्लाह। कौन गालिब हो सकता है? दूसरा हो ही नहीं सकता। जिन देख लें, जिन्नात देख लें, पूरी पूरी कौमें हैं, बरादरी हैं, खानदान है हमारी तरह, शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, निकाह होते हैं, कारोबार हो रहे हैं। कहाँ है भाई? आपको नजर तो नहीं आ रहा? जिसकी तीसरी आंख खुलती है वो ये चीजें देख भी लेता है। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। आपको वायरस नहीं नजर आ रहे, बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहे। डॉक्टरों ने चंद 100 बैक्टीरिया वायरस बता दिया कि ये मौजूद है माइक्रोस्कोपिक देख के, लेकिन बहुत से नजर नहीं आ रहे। लेकिन है, हमारी आंख देख नहीं सकती। छोटे से छोटा जरा उड़ा हो जहां बैठा हो में नजर आ जाता है, उससे छोटा नहीं नजर आता। एक अलग फील्ड है, नैनो फील्ड, बिल्कुल सेपरेट फील्ड है। कई हजार गुना छोटी चीजें हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। एक मक्खी से कई हजार गुना छोटी चीज मौजूद है, जिसको नैनो फील्ड में, नैनो टेक्नोलॉजी में आती है। आप नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉनिक बड़ी बड़ी माइक्रो आपकी वो खुद भी ने देख रही है, स्कोप देख रही है। आप कुछ नहीं देख सकते। फरिश्ते आप नहीं देख सकते।
कितनी तादाद है, खरबों, अनकाउंटेड। कौन है उनको पाल रहा है? कौन उनका खालिक है? अल्लाह। तो कौन हुआ गालिब? अल्लाह। दो राय हो ही नहीं सकती। सारी कायनातों का मालिक अल्लाह। कितनी है कोई पता नहीं। सारे जमानों का मालिक अल्लाह, सारे आलमों का मालिक अल्लाह, सारे जहानों का मालिक अल्लाह। बहुत जहान है, बहुत आलम है, अल्लाह है। तो फिर अल्लाह का कौन माबूद हो सकता है? कोई भी नहीं। अल्लाह का कौन शरीक हो सकता है? कोई भी नहीं। पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने शरीक बनाए हैं। वो लोग हैं जिनसे जहन्नम भरनी है, याद रखिएगा। जो अल्लाह को माबूद मानता है, इसका शरीक नहीं, वो किसी ना किसी की जन्नत हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो मान ही नहीं रहा, और जो देखते हुए, पढ़ते हुए, कुरान देखते हुए, कुरान के बोल देखते हुए, हालात देखते हुए, अफसर देखते हुए, देखते हुए नहीं, तो वो अबू जहल है। कि सब कुछ देखते हुए वो काफर का काफर रहा, तो अल्लाह ने जहन्नम रखी है बंदे के लिए। तो अल कहारो, जरा देखिए, अगर आप इसका विरोध करें तो आपके कंट्रोल में छोटी मोटी चीजें सब आ सकती हैं। अल्लाह ने वादा किया, आप मेरी इबादत करें, मेरा नाम ले, मेरा जिक्र करें, मेरे रंग रखोगे। अल्लाह को माने तो सही कि अल्लाह एक है भाई, इसका कुछ शरीक नहीं, कोई माबूद नहीं। आज से 1400 साल पहले कौन सा इस्लाम था? 1400 साल पहले कौन सा इस्लाम था? ना नमाज थी, ना रोजा था, ना कुरान था, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त भी लोग जन्नत में जाते थे। कितने पैगंबर आए? 1,24,000 और 1,23,999 पैगंबरों, रसूलों, नबियों ने कहा नमाज पढ़ो? नहीं। क्या कहा रोजा रखो? नहीं। क्या कहा ज़कात दो? नहीं। क्या कहा कुरान पढ़ो? नहीं। क्या कहा था? यही कहा था को यार अल्लाह सिर्फ एक है, इसका कोई माबूद नहीं, इसका कुछ ठीक नहीं, ये जन्नत की टिकट पड़ी तुम्हारा। सिर्फ ये चार चीजों पे जन्नत की टिकट। आज भी अल्लाह कह रहा है कि जो हज उमरे पे जाते हैं ना, उनको कहता है सिर्फ ये को अल्लाह एक है। जो हज पे जाते हैं, हजरत इब्राहिम बन के आ जाओ। जिस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह एक है, इसका कुछ नहीं, ये जन्नत की टिकट पड़ी। हजरत इब्राहिम की नकल करो, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की नकल करो, हजरत इस्माइल की नकल, उनकी नकल करो, सेलिब्रेशन करो। कोई नहीं कहा नफल पढ़ो, कोई नहीं कहा कुरान पढ़ो, कोई नहीं कहा कि इतने रोजे रखो, वहां आके इतने नफल पढ़ो, सजदों पर नहीं, सिर्फ उनकी नकल करो। जिस जगह पे उन्होंने भागा वहां भागो, जिस जगह पे दुआ की वहां दुआ करो, जिस जगह पे तवाफ किया वहां तवाफ करो, जिस जगह पे उन्होंने हलक कराया करो, और बिल्कुल वैसे करो। नकल पे नकल करो, नकल का इम्तिहान है, नकल के नंबर है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन करो, ये जन्नत की टिकट आपके हाथ। तो कौन है कहार बताए? अल्लाह, दी ओनली वन। कोई चार ही किसी को मैं किसी को बताता हूँ, नो चांस, नो थॉट। बहरहाल बात निकल जाती है कुछ आगे। अभी हम आएंगे अपने माइंड रोब्रिक पे कि माइंड के बगैर तो कुछ होता नहीं है। एक बच्चे का आप माइंड देख लें, क्या होता है कि बच्चा छोटा सा, वो भी माइंड से अपनी बातें करता है। उसका हाथ नहीं हिल रहा, उसका पाँव नहीं हिल रहा, ना हाथ से पकड़ सकता है। अगर उसे फीडर नहीं पीना तो नहीं पी रहा, अगर उससे किसी चीज का चमचा मुंह में नहीं खाना तो नहीं खा। वहीं से माइंड शुरू, जिद शुरू। तो माइंड होम्योपैथी की सबसे पहला है कि माइंड पे आप मेडिसिन दें, माइंड को पढ़ें, माइंड पे आए, तो कामयाबी आपको आपके कदम चूमेगी। तो आज की जो माइंड की रोब्रिक है वो है टेमेरिटी। टीमेरिटी
तो यह है कि हमें माइंड रूब्रिक रेपर्टरी खोलें तो हमें पता ही नहीं कि इसके अल्फाज का मतलब क्या है। सही बात। हम उर्दू स्पीकिंग, वो इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में लिख दी रेपर्टरी, लिख दिया मैथमेटिकल, लिख दी अपनी लैंग्वेज। हमने आज तक कोशिश ही नहीं की कि जरा मतलब तो देखें क्या बनता। माइंड की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। माइंड पे सबसे ज्यादा सफ़े लिखे हैं हमने, माइंड पढ़ाई ही नहीं किया। क्योंकि माइंड से देखें, आपका जिस्म चल रहा है, माइंड से आपका जिस्म ओबे कर रहा है, उसी माइंड से आप चला रहे हैं, उसी माइंड से दूसरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात बनवा रहे हैं, अपना तरीका बना रहे हैं, अपने तौर तरीके बनवा रहे हैं। टेमेरिटी। आप इलाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का कर रहे हैं, सियाटिक पेन आ गया, वही फंस गया। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा कवर होता है, कोई शक नहीं, लेकिन बात का फंस जाता है। हमने रस्टाक दे दी, लिफाइलम दे दी, बैकफास दे दी, वेलेरियाना दे दी, कालोसिन दे दी, अमोनियम दे दी, फाइटोलाका दे दी, या फ्लोर दे दी। और अगर आप सियाटिक नर्व से बाहर निकलें, बोन्स पे चले गए, आरामेट दे दी, सिफ्लाइलम दे दी, कैलकेरिया फ्लोर दे दी, कैलकेरिया फास दे दी, ड्रोसला दे दी, केस फिर भी फंसता है। क्यों? ऐसी है कि उसकी सोच रहे हैं, उस हड्डी को ऑस्टियोफाइट बन रहा है, वो नहीं ठीक हो रहे, को बल्जिंग हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही, ओवरलैपिंग हो रही है, नर्विंग हो रही है, नहीं ठीक हो रहा, स्टेनोसिस हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा। बाल का रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ रही है, विटामिन डी ठीक है, कैल्शियम ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं ठीक हो रहा। उसकी सोच वहां पे फंसी हुई, वो सोच उसको ठीक नहीं होने दे रही। एक्सरे ठीक हो गया, सब रिपोर्टें ठीक हो गई, डिजीज इज देयर, तो वो सोच फंसी हुई उसकी। पेशेंट आ गया, एलर्जी आ गई, आपकी खारिश ठीक नहीं हो रही, फंसी हुई है, फंसती है बहुत फंसती है। दवा नहीं ठीक हो रहा, हालांकि उसके साथ के 2 ठीक हो गए, 4 ठीक हो गए, ये नहीं ठीक हो रहा। माइंड की कोई चीज फंसी हुई है कि माइंड वहां जाके उस लंग्स पे वो बैठ गए, उसके लंग्स के जो सेल्स हैं उसके अंदर उसने कब्जा कर लिया। अब आप यहाँ से माइंड को ठीक करेंगे, उसके सेल्स में ताकत आएगी, तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त वहां पे जाके बनेगी। कितनी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, सब कितने कैंसर हैं, सब फंसे हुए हैं। और भाई माइंड पे आगे क्लियर होते जाएंगे। आप ये देखिए कि आपने कैंसर के कितने मरीज देखे, आपने शार्ट के कितने देखे, आपने ऑटोइम्यून के देखे, क्या उतना माइंड देखा? क्या उतना माइंड पढ़ा? क्या माइंड के हिसाब से दवाई दी? तो वही फंसे हुए हैं ना। साल में एक केस कैंसर का ठीक हुआ, बस ठीक है, लगे हैं, बाकी उसी की बेस पे सबको तसल्ली मिल रही है। ऐसा नहीं होगा। जितने ऑटोइम्यून, इनक्योरेबल, क्रॉनिक, वेंटिलेटर डिजीजेस हैं, वो नहीं ठीक होंगी माइंड के बगैर, याद रखिए। अगर लोकल मेडिसिन दे रहे हैं, कम्बिनेशन दे रहे हैं, कंपाउंड दे रहे हैं, तो वो आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। जैसे कि दूसरे आ गया 5 स्टार, नहीं ठीक हो रहा। एक फीमेल आ गई आपके पास, ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं ठीक हो रही, उसकी ग्रेड 1 पे आई थी, जिसको विराट 1 कहते हैं, विराट 2 पे चलेगी, 3 पे चलेगी, 4 पे चलेगी, 5 पे चलेगी, कैंसर डिक्लेयर हो गया। वही लंप जो विराट 1 2 पे था, कैंसर नहीं था, 3 पे था, कैंसर नहीं था, 4 पे क्या कैंसर सस्पिशियस हो गया, 5 पे कंफर्म हो गया, 6 पे ओवर एंड ऑल हो गया। आप रोके वहीं पे उसको,
आप रोके माइंड की सिम्टम ले, फाइटोला का ठीक है ब्रेस्ट की दवाई, कैलकेरिया फ्लोर है, कोनियम है, कार्बोरेमेलिस है, स्टेरिस्ट्रोब्रम है, ब्रायोनिया करना है, लेकिन वक्त काम कर रही है ये, जैसे आपकी पैराडोल का, अगर उसकी मेडिसिन बन गई है इसी में से कोई माइंड की, तो वो ठीक हो रही, अगर नहीं बन रही तो वो आपके हाथ से गई, 6 महीने बाद आई, साल बाद आई, तो ब्राइट फोर पहुंची हुई, विराट फोर माइंड को नहीं पकड़ा। आपको पता है ये केसेस ऐसे हैं, इसमें मरीज खुद बड़ी टेंशन में परेशान होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मरीज को पता है कि अब मैं नहीं ठीक होऊंगा, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, पूरी दुनिया दवाइयां खाऊंगा, पूरी जिंदगी दवाइयां खाऊंगा, पकड़ ले माइंड को, वही ठीक हो जाए। पैलिएट करना है, ब्रायोनिया है, रस्टक्स है, रूटा है, काल्चिकम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फॉर्मिका रूफा है, लैडम पाल है, अर्टिका यूरेंस है, लिथियम कार्ब है ना पैलिएट करने की, माइंड तो पकड़े। इनमें से अगर कोई माइंड की दवाई वो क्लियर हो, तो अगर ऐसा कोई केस फंसा हुआ, आपके बेटे के केस फंसे हुए नहीं ठीक हो रहे, जलन है, डकार है, एलोपैथिक सॉल्ट खाए जा रहे हैं, रोज खाए जा रहे हैं, मरीज मर्ज अंदर दबता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, माइंड पकड़े माइंड पकड़े। इनो तो वो खा रहा है, कैप्सूल वो खा रहा है, गोलियां वो खा रहा है, चूरन वो खा रहा है, पक्कियां बिक रही हैं, एंटासिड खा रहा है, चूस रहा है, तो आप माइंड तो पकड़े। आप कार्बोवेट दे के, चाइना दे के, लाइकोपोडियम दे के, नक्स दे के, एबिस दे के, एबिस कैम दे के, लुबीला दे के, हाइड्रोसिस दे के, बिस्मत दे के, आरएसफर दे के, रूबिनिया दे के, आप बड़े खुश हैं क्या हम पैलिएट कर रहे हैं? वही काम कर रहा है जो एंटासिड कर रही है, उससे सस्ता काम फिर क्या दे, कभी वही गोली खाओ, वो तो सस्ता है, हमें फिर मेहनत करनी पड़ती है काम करने के लिए। पकड़ ले माइंड वहीं पे, ढूंढ ले माइंड, चंद खुराकों से उसकी बीमारियों से जान छूटेगी इंशाअल्लाह ताला। टेमेरिटी, अब टेमेरिटी क्या है? आपके पास बंदा आया है, टेमेरिटी है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मास्टर ऑफ नन बट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये काम शुरू किया, मैंने ये फ्लैट बनाए, ये बनाए, फिर छोड़े क्यों? फिर गाड़ियों पे क्यों आ गए? फिर आजकल बेले क्यों बैठे हो? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा। आप उसको कह रहे हैं हाँ जी ये तो काम ही कोई नहीं है, मैं करता हूं। कितने मरीज आपके पास आते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के आते हैं? कितने ही आपकी सोसाइटी में दोस्त होंगे, ग्रुप में दोस्त होंगे, आपके एक हल्का अहबाब है उस पर दोस्त होंगे, उसमें से कितने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, ये काम ही कोई नहीं दी, ये मैं ऐसे कर दूंगा दी, जब उसको कहो तो ना उसकी वाफियत निकलती है, ना काम हो रहा है, और वही काम 100% ये दवाई काम करेगी, जब दवाई दी तो काम ही नहीं करेगी। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो जहां आपको फिर आर्निका खानी पड़ेगी टेमेरिटी में। आर्निका आपने सोची भी नहीं कभी कि सिर्फ चोटों की दवाई है, सिर्फ चोटें दूर करती है, गिर गए तो चोट, क्लाट बनना है तो वहां चोट, ऑपरेशन के बाद चोट, ऑपरेशन के बाद दवाई, गिरने के बाद दवाई, ब्रेन इंजरी में दवाई आर्निका। तो अगर टेमेरिटी का पेशेंट है आपके पास, मर्ज कोई भी है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके जेल में भी नहीं आ रही मैंने क्या देना, तो भाई पॉलीक्रेस दवाइयां क्यों बन गई? वो डॉक्टर क्या थे जिन्होंने एक एक सिम्टम पे कितने कितने दिन लगाए, उसको कलेक्ट करने में, लिखने में, सोचने में, अपनी जिंदगियां जाया कर दी। और हम पढ़ भी नहीं रहे, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, शुरू से एबीसी में डाला ही नहीं, दिमाग को, माइंड को डाला ही नहीं।
और देखिए ऐसी ऐसी दवाइयां माइंड की निकलती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि ये दवाई भी काम करती है, कि प्रूविंग में हो गया। आप निकाह देंगे, केस कोई भी फंसा है, बीमारी कोई भी फंसी हुई है, टेमरिटी है, फुल है, और फिर दिलेर भी है, दिलेराना बातें, कॉन्फिडेंस की बातें, हो जाएगा जी, कर दूंगा जी, वाकफ एक भी नहीं, हो जाएगा जी, पैसा ही कोई नहीं, हो जाएगा जी, सोच ही कोई नहीं। तो वहां फिर आदमी क्या है कि आपके, आप अगर नोट करें तो आपका हर चौथा 15 मरीज ऐसा, चौथा 5वां मरीज ऐसे ही है, हो जाएगा जी, कर दूंगा जी, मेरी बात जी कर। आप कहेंगे इसको दिखा दे किसी लैब में, मेरी वाकफ है जी लैब वाली, काम ही कोई नहीं। और डॉक्टर मेरा अपना दोस्त है, वो ब्रिगेडियर जनरल चाहे वो लिफ्ट ही न कराता हूं, मेरा दोस्त है जी। ये क्या है? टेमेरिटी है, दिलेरापन है, कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। जहां आदमी का काम करेगी आपकी सोच के का काम कर ली। हाँ जी। और देख ले कॉन्फिडेंस की दो किस्में आ गई। अब इनमें से पता नहीं अमेरिका किस पे काम करेगी, आंखें बंद करने वाले भी या खोलने वाले थे। जी जी बिल्कुल, आपके जो जीन्स आ रहे हैं उसका माइंड का ताल्लुक। अच्छा, सही कहा आपने, माइंड की आधी बीमारी जेनेटिकली आ रही होती है, आपकी वहां से ट्रांसफर हो रही है, इनहेरिट हो रही है। बाप अगर ऐसा था बच्चा भी हो सकता है ऐसे ही, दादी अगर ऐसी थी तो माँ भी ऐसी, नानी जी तो माँ भी ऐसी। बहरहाल अब जो हमारी मेडिसिन है जिस पे हमने बात करनी है, इस दवाई पे पीएचडी हो सकती है। और साल्ट है क्या, क्या क्या करता है, क्या चेंजेस करता है, इतनी बड़ी दवाई है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। या अगर मैं चाहूँ तो 2 घंटे इस पे बोल सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन पे। इसको कंपेयर करना चाहता तो 1 घंटा मैं कंपेयर कर सकता हूँ मोस्टली दवाइयों से, इतनी बड़ी दवाई है। लेकिन यहाँ जो मेरे बैठने का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं चाय पिलाऊं, ये नहीं है कि मैं आपको इतनी, आज आप कितनी मुसीबतों से आए हैं, रास्ते शायद बंद होंगे, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई मियाँ डीआईजी खान से आया है, कोई जनाब मर्दान से आया है, कोई वहां से आया है, रास्ते बंद हैं, अपनी मोहब्बत में आप आए हैं। तो अब मेरा मतलब ये नहीं कि आपको मैं तकलीफ दूं, मेरी जो टारगेट है, मेरी जो मुस्बत सोच है कि फास्फोरस ने जो मेरे साथ काम किया है मेरे क्लिनिक पे, वो आपको बता दूं कि फास्फोरस दिस एंड दिस एंड दिस हैज बीन डन, ये काम करती है और बड़ा आला करती है, ताकि आपको इतना अच्छा ना लगे। आप यहां से उठे, देखिए फास्फोरस का पेशेंट है, उसको दे। मेरा ये एक सोच है बस। इसको कहते हैं बॉर्न सिक मेडिसिन, बॉर्न सिक, पैदाइशी बीमारियां। पैदाइशी बीमारियां जो होती हैं, बर्थ डिफेक्टेड एनॉमली डिजीजेस, मां के पेट में बीमारियां, मां के पेट से पीछे, मां के पेट से पीछे
माँ के पेट से पीछे स्पर्म की बीमारियां थ्रू स्पर्म इनहेरिट हो रही हैं, डिफेक्ट हो रहा है, उनको ठीक करती है। फास्फोरस ऐसा साल्ट है कि अगर आपके जिस्म में हो तो आपकी हड्डी अपनी जगह कायम नहीं रह सकती। फास्फोरस अगर सही तौर पे नहीं है, आपका कोई सिस्टम मेदा नहीं काम कर सकता, सही किडनी नहीं काम कर सकते। फास्फोरस नहीं है तो विटामिन टी, कैल्शियम, ये मिल के काम नहीं कर सकते। फास्फोरस कोई येलो फास्फोरस है, कोई ब्लैक फास्फोरस है, कोई व्हाइट फास्फोरस है, कोई शाइनिंग फास्फोरस है, मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ है। तो जिस इलाके की फास्फोरस जैसी है, वहां की लोग, वहां की नस्ल वैसी है। फास्फोरस कहीं की रेड है तो बंदे रेड होंगे, फास्फोरस कहीं की शाइनिंग है तो बंदे ग्रे चमकते होंगे, अगर फास्फोरस येलो है तो बंदे येलो होंगे। कोरिया चले जाएं, चीन चले जाएं, जापान चले जाएं, येलो 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 येलो। अफगानिस्तान चले जाएं, बुखारा चले जाएं, ईरान चले जाएं, रेड 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 रेड। यूरोप चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, साउथ चले जाएं, गोरे 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 गोरे। ये मेडिसिन आपको खड़ा करती है। इसकी बेसिक रॉक से निकलते, चट्टानों से निकलते हैं। उस चट्टान के जैसा रंग है, उसके अंदर जैसा रंग है, वैसा फास्फोरस का रंग है। व्हाइट ब्लैक निकलेगी, ब्लैक होगी, यहाँ से येलो निकलेगी, यहाँ से शाइनिंग। अब देखें कि मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसका मैथमेटिका देखेंगे, एलन का देखें, काशीराम का देखें, बड़े सफ़ों पर महीत है। बाहर तो बंदा पढ़ता पढ़ता नींद आ जाती है, पढ़ता पढ़ता थक जाता है, समझ नहीं आती। अगर यही आप नैश में पढ़ेंगे, ये भी नैश में तो बहुत मुख्तसर है, एलन की नोट में पढ़ेंगे तो बहुत मुख्तसर करके रख दिए। मेरे पास जहाँ ये काम करती है वहां मैं आपको बता रहा हूँ कि निमोनिया की एक बेहतरीन दवाई है, खांसी की एक बेहतरीन दवाई है, टीबी की एक बेहतरीन दवाई है। इसका बदला वहां से आता पिटाना जाएगा, सल्फर का बदला वहां से आता पिटाना जाएगा। मैंने अपने क्लिनिक की एंट्रेंस ही 20 फुट पे रखी है कि वहां से जब मरीज आए तो मैं कोशिश करके देखूं कि कौन सी मेडिसिन का मरीज अंदर आ रहा है। इसका फास्फोरस का मरीज पिटाना जाएगा, सल्फर का मरीज पिटाना जाएगा, कैल्केरिया को आपका पिटाना जाएगा, सीपिया का पिटाना जाएगा, प्लाटिनम का पिटाना जाएगा, पल्साटिला का पिटाना जाएगा, रस्टक्स का पिटाना जाएगा, ब्रायोनिया का पिटाना जाएगा। ब्रायोनियों का मरीज आपके पास आते आते देर लगाएगा, चल नहीं रहा तेज, स्लो स्लो कदम, स्लो स्टेपिंग, स्लो पेसिंग। उसके साथ वाला 4 कदम चल गया, उसका एक पेस किया, 1 कदम चला है, आपको वहीं से पता चल जाएगा। तो आपको बुराई फिर याद रखिए। अगर वही आपको अस्सलाम वालेकुम दरवाजे से हो गया तो अर्जेंटम नाइटिकम देनी आपको। तो अगर तेज तेज भाग के आपके पास आ गया तो आर्सेनिक देनी है, अर्जेंटम नाइटिकम देनी है। सल्फर का मरीज स्टुप शोल्डर, स्टुप क्या ये टीबी स्टुप ऐसे आ रहा है, सल्फर है। और फास्फोरस हैंगर देखा है, हैंगर स्ट्रेट हैंगर जो होता है, स्ट्रेट हैंगर की नीचे लगी है, बंदा आ गया बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हैंगर की तरह पड़ेगी। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है। आपका औरत आ रही है, बच्ची आ रही है, लड़का आ रहा है, बच्ची आ रही है, पिजन आते हैं ना कि हमारे, आप देंगे उसको फास्फोरस, पिजन चेस्ट है उनको, कि एपिगेस्ट्रियम बाहर आया हुआ है, ये
यही पे प्रॉब्लम है। आप देंगे एबिस नेगर, आप देंगे एबिस के। तो इसका आप ये देखें कि मरीज जो होगा, बच्चा जो होगा ऐसे कि ऐसे एक हैंगर है स्ट्रेट, एक हैंगर होता है ऐसे, वो वाला नहीं मैं कह रहा, स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे उसके ये शोल्डर होंगे कि जैसे एक हैंगर आपके ऊपर चलता फिरता आ रहा है। उसको फास्फोरस तो आपको हाल में देनी ही है, याद रखिएगा। और अमूमन नमूनिया के बच्चे, आपके लंग्स प्रॉब्लम, सीए लंग्स, वो मरीज ऐसे ही होते हैं जिनको फास्फोरस की जरूरत होती है, और फास्फोरस उनको ठीक भी करती है इंशाल्लाह। ऐसे आप देखें कि फास्फोरस और ब्रायोनिया का मैच बड़ा है। ये आप अल्टरनेट देते हैं तो कितने नमूनिया के केस ठीक होते हैं। खांसी है, खड़, आप ये दे रहे हैं। अगर नेजल फ्लैपिंग है, नाज ऐसे ऐसे कर रहा है, तो साथ लाइकोपोडियम की एक डोज लगा दें, एंटम पार्ट की लगा दें, केस क्लियर होता है। खांसी में ब्रायोनिया फास्फोरस अल्टरनेट कर रहे हैं, दे दें। दोनों में प्यास है ठंडे पानी की, फास्फोरस में ज्यादा ठंडे पानी की है। ब्रायोनिया में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक है, फास्फोरस में एक गिलास आधा गिलास है, लेकिन ठंडा जख पानी। फास्फोरस में जलन अंदर है, याद रखिए। जहाँ जलन होगी वहां आर्सेनिक है, जहाँ जलन होगी वहां एंथ्रेसिनम है, जहाँ जलन होगी वहां सल्फर है, जहाँ जलन होगी वहां एपिस है, जहाँ जलन होगी वहां पल्स है, कैंथरस है। लेकिन इसकी जलन ऐसी है कि जैसी आप कभी माचिस की तीली पे उंगली आ जाए, माचिस की तीली पे उंगली आ जाए तो आपकी जितने शबरात पे बचपन में आपने पटाखे चलाए होंगे, जितनी पोटास जितना वो लगता है उसमें फास्फोरस होती है, जितनी चंगारियां निकलती फास्फोरस की निकलती, जितनी वो जलन होती फास्फोरस की होती। जैसे कैप्सिकम की जलन है, उसकी बर्निंग कैसे, जैसे मिर्चों की है। आप मिर्चें खाते हैं जलन लगती है, अगर वैसी जलन जिसम के किसी हिस्से में आप कैप्सिकम दें तो ठीक हो जाती है। तो ऐसी जलन जैसे आग की जलन है, के भी कहते हैं आग लगी हुई है, आग फास्फोरस है। कि कहते हैं जलन है, जलन तो कास्टिकम है, तो सारी आर्सेनिक है, आयरस वर्स है। कोई कहते हैं ऐसे जैसे यहाँ कोयला सुलग रहा है, ये भी जलन है, कोयला सुलग रहा है, कास्टिकम। ये पिक्युलरिटी ऑफ मेडिसिन है। एक एक सिम्टम पे, एक एक अलामत पे आप दवाई दें, क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट ठीक हो रहे हैं। फिर आप देखिए कि ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन डिसऑर्डर में फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करता है। अंधेरे से खौफ, दोस्ती करने वाला, फौरन मुलाकात करने वाला, हाथ से हाथ मिलाने वाला, पल्सा की तरह फास्फोरस भी है। और ब्रेन इंजरी हो जाए उसमें भी है, अगर ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी है फास्फोरस। अगर ब्रेन आपका कमजोर है उसमें फास्फोरस है, हड्डियां तो कमजोर है ही है, उसमें भी फास्फोरस। ब्रेन की इंजरीज में आप देखें, अब हमारे पास कितनी मेडिसिन है। आर्निका है, हाइपेरिकम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओपियम है, आर्निका है, बोथ्रॉप्स है, ये काम करती हैं, मरीजों को बचाती भी हैं। और अगर वीक है फास्फोरस, फास्फोरस है, डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, समझ नहीं आ रही, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, यादाश्त नहीं ठीक है, अपने हस्बैंड को भाई बनाया हुआ है, भाई को बेटा बनाया हुआ है, हस्बैंड को बेटा बनाया हुआ है, डिमेंशिया हो गया है, फास्फोरस है। समझ नहीं आती मैंने क्या याद करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना। और अगर सबके साथ एवना स्टेवा दें, ये ब्रेन पावर की भी एक दवाई जबरदस्त। एसिड पिक्रिक दें अगर दिमाग थक जाता है, ब्रेटा कार्ब दें, ब्रेटा म्योर दें अगर दिमाग थक जाता है, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग ओबे नहीं करता, काली फास दें, एसिड फास दें, गुलूदगी है। डायबिटीज
खुले हैं, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल डायबिटीज के खुले हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक तो है ही, एलोपैथिक तो चल रहे हैं। खरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रही है, खरबों डॉलर रिसर्च हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। शुगर नहीं ठीक हो रही, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। एक गोली, 2 साल बाद 2 गोली, 3 साल बाद 4 गोली, 4 साल बाद इंसुलिन, फिर गोली, फिर साथ कीम की पक्की, फिर कीम की गोली, फिर टोटके, फिर यूट्यूब के टोटके सब चल रहे हैं। और यार दिमाग को क्यों नहीं देते, माइंड देना क्यों डर रहे हैं? या तो कह जी आपके टोटकों से, इन दवाइयों से ठीक हो गए, ठीक है, सर्जिजम देने से कितने केस ठीक हुए? एक भी नहीं, कंट्रोल हुआ है ना वक्ती। आर्सेनिक ब्रोम से कितने ठीक हुए हैं वक्ती। एलॉक्सिनम से कितने ठीक हुए हैं वक्ती। फ्लोरोजिन ठीक हुआ है वक्ती। रस्टाक्स दे रहे हैं शियाटिक में, एक सीएम की दी मरीज ठीक हो रहा है ना। माइंड में दे रहे हैं, खौफ है, रोशनी से डर लगता है, रोशनी से डर लगता है, अब सट्रामोनियम दे रहे हैं, एक से ठीक हो रहा है मेरी की। तो शुगर को करे ना एक से ठीक, माइंड सिम्टम पकड़े इसकी। फास्फोरस की एक सिम्टम है कि ठंडे पानी की प्यास और जलन, याद रखिए। और इसकी जलन कहीं ना कहीं से, आपको मैं बता दूं, स्पाइन में आएगी, कहीं से घूम फिर की हड्डी में आएगी, स्पाइन में आएगी। अगर स्पाइन में जलन है तो फास्फोरस से बेहतर दवाई। वैसे स्पाइन की दवाइयों में आपकी एस्टेक्सालिक है, आपका पैरास्कॉर्डिफोलिया है, आपकी सिमिसिफ्यूगा है। ये स्पाइन के साथ आपका सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है, आपका लुम्बर स्पोंडिलोसिस है, तो वहां पे भी ये काम करती है। लेकिन स्पाइन के अंदर अगर कोई इंजरी है, कोई जख्मी है, कोई जलन है, तो फास्फोरस सबसे पहले है, हाइपेरिकम है। अब सिर्फ कि वाकई जब से शुगर हुई है उसको प्यास ठंडे पानी की है, तो फास्फोरस दे के इंतजार करें। जरूरी नहीं कि ये एकदम ठीक होगी। फास्फोरस दें, 1 ml दें, CMA दें, 30 में दें, रोज की एक दें, महीने बाद रिजल्ट कैलकुलेट करें, अगले महीने रिजल्ट कैलकुलेट करें, अगले महीने करें, 3 से 6 महीने में शुगर ठीक हो जाएगी। जब आप दरमियान में जब चेंज कर देंगे तो फिर वो केस लटकेगा। शुगर के लिए और भी दवाइयां हैं, लेकिन शुगर के लिए आपको डिग आउट करना है, मरीज का माइंड डिग आउट करना पड़ेगा। एलोक्सोनिन के बारे में बहुत सुना, साइजीजियम कहीं तक इस्तेमाल हो रही है, आप सोच नहीं सकते। तो आप पूछे लेबॉर्ट्रियों से कितनी साइजीजियम तैयार कर रहे हैं, शुगर तो ठीक नहीं हो रही। साइजीजियम वाले सारे साथ इंग्लिश दवाइयां भी खा रहे हैं, सारे साथ इंसुलिन भी लगा रहे हैं। वो इस डर से भी खा रहे हैं कि हम बहुत अच्छी दवाइयां खा लें, वो जान छूटे। इंसुलिन 2-2 दफा 3 दफा सुई चुभ रही, फिर कौन से छूट गई? न्यूरोपैथी हो रही है। आप यहीं से माइंड पे पकड़ें, ठीक हो जाए। मत घबराएं, खोल लें मरीज के सामने रेपर्टरी, पकड़ ले माइंड, बैठ जाए, पूछे सिम्टम। आज आपके पास इतनी जबरदस्त मेडिकल डिक्शनरी है कि आज से 20 साल पहले नहीं थी। जब हम एक्शन में थे, हम अपनी पढ़ने में थे, हमारे पास मेडिकल डिक्शनरी नहीं थी जो हमारी दवाइयों सॉरी रेपर्टरी में लिखे हुए रूब्रिक उसके मतलब नहीं मिलते थे। आज यूट्यूब पे हर चीज मिलती है, कितनी इजी। उस दवाई दें, 3 से 6 महीने में, 9 महीने में की शुगर चली जाएगी। आपने करके देख चुके होंगे, शुगर के मरीज बहुत है, आपने शुगर के मरीजों को दवाई दे दी, अपनी तरफ से मोडालिटीज भी देख ली, एग्रीवेशन पे भी देख ली, सिम्टम पे भी देख ली, जो आम चलने वाली है वो भी देख ली। क्यों था ऐसा? तो शुगर तो वही है ना। तो पकड़ लेना माइंड, दो तो होंगे, आप माइंड पकड़ के तो देखिए। फिर सबसे बड़ी फैटी डिजेनरेशन की दवाई जबरदस्त है। मेरे पास बहुत से पेशेंट इसके लिवर सिरोसिस के ठीक हुए फास्फोरस। अगर मेरे से पास पूछे कि सबसे बेहतर दवाई कौन सी है सिरोसिस की,
तो उसकी दो तीन दवाइयां, एक फास्फोरस है, एक सीपी है, एक एलमस्ट्राइव है। मेरे बहुत से के लीवर सिरोसिस वापस टर्न हुआ है, ठीक हुए हैं। अगर लीवर कंटिन्यू रखे फिर भी 6 महीने खराब है, रिवर्स ना हो, वापस ना आए। बात का जैसे उम्मीद कहता है कि ठीक हो गया हूँ, ये रिपोर्ट देखें, ये अल्ट्रासाउंड मेरी ठीक हो गया, वहीं पे स्टॉप करते हैं दवाई, तो 6 महीने बाद 3 महीने फिर रिलैप्स करते हो, फिर वो एक्टिव करके तबाह कर देते हैं। थोड़ा सा खिला दें। याद रखिए, ये फैटी डिजेनरेशन आपके हार्ट पे है, आपके लिवर पे, आपके किडनी में है, आपको वहां काम करेगी। बहुत बेहतरीन मेडिसिन काम करने वाली है। कॉन्फिडेंस, टेमेरिटी, आप भी का दें सबको। कितने ग्रुप बने, हम थैलेसीमिया पे इलाज कर रहे हैं जी, सिर्फ थैलेसीमिया तो सब छोड़ दिया, अस्पताल बन गए, दे रहे हैं, ग्रुप बन गया, कौन सा रिजल्ट है? सियानोथस देने से रिजल्ट नहीं बनेगा। सियानोथस क्यों, फेरामायोडाइड क्यों दी, बोथराप्स क्यों दी, ब्लड रिलेटेड दवाइयां क्यों दी? भाई जब आप सियानोथस दे रहे हैं तिली के बढ़ने पर, तो बढ़ने की काज देखें कि तिली क्यों बढ़ी है भाई, तो उस काज पे जाएं। पीछे शायद उसके फैटी लीवर हो, पीछे उसके लीवर पे स्टीटोसिस हो, फुल लिवर स्टीटोसिस, शायद वो हो। अब वो क्यों है, वो जाए कि ये क्या खाता है, पान खाता है, सिगरेट खाता है, गोश्त खाता है, चनवारी खाता है, दाल बहुत खा रहा है, सब्जी बहुत खा रहा है, वो बंद कराएं इसकी, उसकी दवाई दें, वहां से पकड़ेंगे तो सियानोसिस भी काम करेगी, वहां से पकड़ेंगे तो तिली भी ठीक होगी। तिली बढ़ गई, सियानोसिस दे दी, ठीक है, तिली किस वजह से बढ़ी है? आम तिली ठीक हो जाती है, आम तिली एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन सियानोसिस से ठीक होगी, नेट्राम्योर से ठीक होगी, सक्सीनम से ठीक होगी, क्वेशिया से ठीक होगी, चाइना से ठीक होगी, नेट्राम्योर से ठीक होगी। लेकिन जब फिर आप नहीं जाना है, दिमाग पे जाना है, रूट काल पे जाना है, जाएंगे कि भी तिली क्यों बढ़ी, ढूंढे, अल्ट्रासाउंड कराएं, लीवर का क्या हाल है, लीवर का साइज क्या है, फैटी लीवर है, लार्ज है, श्रंकन है, छोटा है, पोर्टल डायलेटेड हो रही है, उस पर आ जाए। फिर वो खाता क्या, लीवर पे आप जाएंगे कि लीवर आपको पता है सबसे बड़ा मेजर मेजर ऑर्गन, आपको पता है मदाफत का लीवर से तैयार हो रहा है। लीवर ऐसे ऐसे प्रोटीन बनाता है जो अभी इजाद भी नहीं, पता भी नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता। सीआरपी क्या है, आज तो सीआरपी देखते हैं, सीआरपी ज्यादा हो गया नहीं हो गया, दे रहे हैं एंटीबायोटिक। इतनी टेंशन होती है सीआरपी की कि अगर सीआरपी 8 से 5 से 10 पे पहुंच गया, 20 पे, 16 पे, परेशानी शुरू हो जाती। सीआरपी क्या है, ईएसआर क्या है, एक इन्फेक्शन का निशान है, डब्ल्यूसी क्या है, इन्फेक्शन है, इसोफिल्स क्या है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है। सीआरपी क्या है, क्रिएटेड रिएक्टिव प्रोटीन, क्रिएटेड रिएक्टिव प्रोटीन, ये क्या है? ये वो है कि आपके जिस्म पे जब हमला होता है, बीमारियां सारी अभी आपकी लिस्ट में नहीं है, काउंट में नहीं है, बीमारियां के नाम आ सकते हैं, बीमारी और आ सकती हैं। आपके जिस्म पे अटैक हो गया, आपके सिस्टम में वो डिजाइन ही नहीं है, उसका डिफेंस सिस्टम ही नहीं। ये आपके लीवर का काम है कि उसी जैसी प्रोटीन बनाए, उसका काम करने के लिए। जब वो उस जैसी बना करता है प्रोटीन, उसका एंटी खास सिम्टम है, खास बीमारी, खास वायरस आ गया, तो आपका जिगर ऑटोमेटिकली एक क्रिएट करता है, क्या करता है, क्रिएट करता है रिएक्टेड प्रोटीन। कैसी प्रोटीन वो कर रहा है कि इसको रिएक्ट करे, उसको खत्म करे, उसके रिएक्टेड में आपका सीआरपी ज्यादा होता है, और जब वो ठीक होना शुरू हो जाता है तो वो प्रोटीन बन चुकी होती है, वो कामयाब हो चुकी। सीआरपी से लोग डरते हैं, डॉक्टर डरते हैं, और जी सीआरपी हो गया, बनेगा क्या, और स्टीराइड चल रहे उसको डाउन करने के लिए, और मगर स्टीराइड से ये ज्यादा भी हो जाती। आप आ जाए लीवर पे,
लीवर बना रहा है, लीवर का अल्ट्रासाउंड कराएं, लीवर का स्कैन कराएं, लीवर के सिम्टम पूछें। आप फास्फोरस पे आएंगे, सीपिया पे आएंगे, एलम स्टावा पे आएंगे, नक्स पे आएंगे, पल्स पे आएंगे, आपको एशिया पे आ जाएंगे। ये देनी पड़ेगी आपको मेडिसिन। तो आपका फिर हेमोफीलिया भी ठीक होगा, आपका थैलासीमिया भी ठीक होगा। इनक्योरेबल डिजीज है, इनहेरिट है, जेनेटिक है, जीन पे जाके चेंज करेंगे, जीन पे जाके एक्ट करना है आपने। तो अब मैदे को, अपने जिगर को दावत दे दी, इसके खिलाफ ये बनाओ। आप दवाई देंगे, वो उसके खिलाफ प्रोटीन बनाएगा, जो उसको रिएक्शन में करेगा उसको खत्म करेगा। अब बोलेगा शुरू शुरू के सारे की नंबर पर जिगर खराब है, बस जिगर खराब, या मैदा या जिगर। जवान मर्द है तो वो भी सिस्टम खराब है, तीनों सिस्टम खराब। लेकिन जिगर का कहते तो ठीक है, दें जिगर की दवाई। फिर आप देखिए हेमोरेजिस, ब्लीडिंग, बेहतरीन दवाई। मेरे जो एपिस्टैक्सिस के मरीज है, नक्सीर के, नोज ब्लीडिंग के, उनको मैं फास्फोरस बीच में होती है, मिलीफोलियम, फास्फोरस, आर्निका, पास, इन्हीं से काफी मरीज ठीक हो गए। और इसकी एक निशानी है पक्की कि आपका रुमाल जब भी नाक साफ करें लग गया, फास्फोरस दवाई। जब भी थूक फेंके, थूक। बलगम में अगर ब्लड आ रहा है तो एक्कालीफा का दवाई याद रखिए। और वैसे गले से आ रहा है थूक के साथ, बलगम के साथ, तो ये काम करती है आपकी फास्फोरस काम करती है। क्यों? फास्फोरस की ब्लीडिंग बहुत थिन होती है, बारीक होती है, बिल्कुल बारीक, पानी की तरह। बाकी सारी ब्लीडिंग डार्क है, और सारी डार्क नहीं, थिक है, कलरफुल भी हो सकती है, डार्क कलर, ब्लैकिश, क्लॉटेड, स्टिकी, ऑफेंसिव। लेकिन इस पानी की तरह बारीक बारीक बारीक, जैसे पानी जा रहा है। तो इसकी बेहतरीन दवाई फास्फोरस और हिरोडोन। अगर ब्रेन ट्यूमर भी है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन की आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, फास्फोरस और हिरोडो मेडिसिन। आपकी मेनोरेजिया, आपका मेट्रोरेजिया है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई, फिब्राइड आ गई है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, तो आप देखिए अगर खून पतला है तो फास्फोरस जाएगी, खून चमकदार है तो इपिकाक जाएगी, चाइना जाएगी, खून गाढ़ा है तो हमें मेलेज जाएगी, मिलीफोलियम है, ट्रिलियम है, नॉर्मल ब्लड के, नॉर्मल ब्लीडिंग में, सुबाना है, नॉर्मल ब्लीडिंग में, काला है, मेमेलिस है, काला है, क्रोटोलस है, अगर लेसदार है, क्रोकोस्टेवा है। नहीं समझ आ रहा कोई भी है तो आप साइनामोनम दे दें, आप जेरीनियम दे दें, आप फिरोडो दे दें, ब्लीडिंग रुकेगी। नहीं रुक रही, वो दे दे एपिस्टेनियम दे दें बीच में, यूट्रस 3200 की एक डोज दे दें, यूट्रस को एनहांस करें, उसको ताकत दें। फिर आप ये देखिए कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कहीं को हाइपरग्लाइसीमिया, अमूमन ज्यादातर के शुगर ज्यादा वहां फास्फोरस काम करती है, लाइकोपोडियम काम करती है। और मजे की बात है, अगर हाइपो है तो वहां भी फास्फोरस है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के काफी मरीजों को मैंने दिया है जिनकी शुगर एकदम नीचे आती थी, हाइपोग्लाइसीमिया, लाइकोपोडियम अच्छा काम करती है, फास्फोरस काम करती है, वरेट्रम अल्बम काम करती है, वरेट्रम वराइट काम करती है। हाइपोग्लाइसीमिया भी आजकल आम लोगों को शुरू हो गई। फिर इसके बाद देखिए कि इसकी खास एक दवाई है, लाइटनिंग इफेक्ट्स। लाइटनिंग इफेक्ट्स, आप तेज लाइट में बैठे हैं, आपको कमरे में 100 वाट की जरूरत है, आपने लगाया 1000 वाट का बल्ब, आसा हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है, आपको खारिश हो रही है, आपकी बनाई जा रही है, आपकी आंखों की ऑप्टिक नर्व वीक हो रही है, तो फिर फास्फोरस दवाई। लाइटिंग इफेक्ट, लाइट इफेक्ट यहां से शुरू होंगे, इस लाइट से। आपको 100 की जरूरत है, आपने 1000 वाट लगाया। ये जितने दुकानदार हैं तेज लाइटें लगा के बैठते हैं, कपड़े वाले, सोने वाले और जेवरात वाले, ज्वेलरी वाले, तेज लाइट बैठे होते हैं, इन सबकी दवाई फास्फोरस बनती है। तेज लाइट बैठे हैं, लाइटिंग इफेक्ट से उनको प्रॉब्लम हो रही है,
और इनमें से मैक्सिमम मरीज जो लाइटनिंग इफेक्ट वाले होंगे वो जब बादल गरजता चमकता है उससे भी डरते हैं, उससे भी खौफ खाते हैं, बारिश की बिजली से। आपने सुना होगा कि फास्फोरस करंट नहीं लगवाएंगे, वो भी क्या है, लाइटनिंग इफेक्ट है, करंट इफेक्ट है कि अगर कहीं से करंट लगी है वो भी इफेक्ट है, वो भी फास्फोरस का है। इसके अब आप देखें मेंसेस की बात हो गई है, ब्लीडिंग की हो गई है, एपिस्टेक्सिस की हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस की हो गई है, यहाँ यहाँ ये ज्यादा काम करती है। सीए ब्लड की बात हो रही है, यहाँ बेहतरीन काम करेगी। कुछ लोग नींद में चलते हैं, वॉकिंग इन स्लीप, जिसको सोमनाबुलिज्म कहते हैं। सोमनाबुलिज्म, रात में बच्चे उठ के चलते हैं, उसकी फास्फोरस दवाई है, उसकी काली फास दवाई है। आर्टिमेशिया उसकी दवाई है, आर्टिमेशिया वुल्गैरिस, काली ब्रोमेटम उसकी दवाई, फास्फोरस उसकी दवाई है। अक्सर बच्चे नींद में चलते हैं और पूरा पूरा फ्रिज से निकाल के चीज खाएंगे फिर सो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। कुछ लोग बाहर से फिर आएंगे, पूरे महल्ले की सैर कर रहे हैं, ये होता है सोमनाबुलिज्म। ये सोमनाबुलिज्म नहीं है आंखें आधी खुली आधी बंद, लाइट ऑन करके लैट्रीन गया, ये नहीं है सोमनाबुलिज्म। ये है कि उसको पता नहीं चलता मैं रात को क्या कर रहा हूँ, बाहर का चक्कर भी लगाया है सोमनाबुलिज्म। फास्फोरस, कालीब्रोमेटम, आर्टिमिशिया वुल्गैरिस। बाकी आप ये देखिए कि वुंड्स जो है, वुंड्स, इनमें ऐसे वुंड्स हैं जिनकी ब्लीडिंग होती है, उनके आंखों के प्रेशर, आंखों की ब्लीडिंग बार बार हो रही है, आप मेडिकोलियम देते हैं, आंखों में आ जाती है लाल लालीपन, ठीक है, ओप्थाल्मिया हो जाता है, आप आर्निका देते हैं, यूफ्रेजिया देते हैं, वहां फास्फोरस देंगे या हिरोडो देंगे। जहां से बारीक वेसल्स से ब्लीडिंग होगी फास्फोरस दवाई होगी। बारीक वेसल में से हमेशा पतला खून निकलता पानी की तरह, मोटा निकल नहीं सकता, जगह नहीं, तो वहां हिरोडो और फास्फोरस होगी। हिरोडो क्या है? लीच। लीच क्या है? जोंक। जोंक से दवाई बनी हुई है। जोंक का काम क्या है? कपिंग थ्योरी, इसको क्या कहते हैं? हजामा। कपिंग थ्योरी हजामा है, तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिल्कुल है। ठीक है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जोक था, जोके थी, उसको आपने मॉडर्नाइज कर दिया। जोक तो सिर्फ काला खून चूसती है, या वो खून जो अफेक्टेड है उसके बंदे में, तो उसको नहीं चाहिए, नुकसान चाहिए, जोक वो सिर्फ वो चूस रही है। आप यहाँ कपिंग करके ब्लेड लगा के का अच्छा खून भी जा रहा है, बुरा खून भी जा रहा है, आर्टरी भी जा रही, वेन्स भी जा रही, जरा प्रेशर कम होता है खून का, उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, उसमें से फास्फोरस निकलेगी, उसमें से प्लेक निकलेगी, कैल्शियम बार फालतू जाएगी, पोटेशियम बार जाएगी, आप हल्कापन महसूस करेंगे वक्ती तौर पे, बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ, जोक अगर है, आजकल भी गांव के लोग जहाँ बच्चे नहाते हैं चप्पलों में, और जो कि चमटती हैं, जानवरों को चमटी होती है, आपको पता नहीं चलता, जब बाहर निकलते हैं फिर कुछ चीज चुभ रही होती है, फिर देखते हैं वो जोंक फूल रही है, फूल रही है, फूल रही है, इसको जब फूल जाती है फिर वो खुद टांगे छोड़ती है, उसको ऐसे करके खून निकाल के फिर छोड़ देते हैं पानी में, उससे बनी है हिरोडो। एक खास किस्म का पतला खून जो अफेक्टेड खून है, वो बाहर जब आता है कुदरती तौर पे, तो फिर हिरोडो आप 1 M 200 में खाने की जैसे बहुत अच्छी चीज। आप हिरोडो से जोंक का काम ले सकते हैं। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको आंखों में प्रेशर ज्यादा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सांस फूलता है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो आप हिरोडो दें, ब्लीडिंग ठीक से होने लगी। बवासीर की ब्लीडिंग बारीक है, हिरोडो देंगे, बड़ा अच्छा काम करती है। सेंको स्वेबा भी इसका नाम है, दूसरा हिरोडो भी है। ये आपकी फास्फोरस मैकुलर डिफॉर्मिटी के लिए, आपकी आंखों की प्रॉब्लम के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। ऑप्टिक नर्व अगर आपकी वीक हो गई है, वहां पे काम करती है।
एट्रोफी हो गई है, वीक हो गई है, नजर कमजोर है, आपको रोशनी में सही नजर नहीं आता, तो वहां पे फास्फोरस काम करती है। वैसे तो और दवाइयां भी हैं, आरामेट भी है, डुबेशिया भी है, फिर आपकी लिथियम कार भी है, आपकी टिटानियम भी है। अजीब गरीब नजर, आधा नजर आ रहा है, ऐसा आधा नजर नहीं आ रहा, वहां पे ये काम करती है। बहरहाल इसमें बहुत से केस ऑप्टिक नर्व, एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व में काम किया। यहाँ तक अब किसी के सवाल में, जेल में कोई भी सवाल हो तो वो कर सकता है। जहाँ हम हड्डियों की दवाई देते हैं रिकेट्स में, वहाँ फास्फोरस को बोले होते हैं, हालांकि फास्फोरस बेसिक लाइन दवाई है, बेसिक लाइन ट्रीटमेंट फास्फोरस का, कैल्शियम का। तो आप कलकेरिया फास दे रहे हैं, ठीक है, आप कलकेरिया काप दे रहे हैं, ठीक है, सिलेशिया दे रहे हैं, ठीक है, फिर फास्फोरस देंगे तो मरीज जल्दी ठीक होगा। अगला लेक्चर इंशाल्लाह सेकंड संडे 6 बजे होगा फाइसोस्टिग्मा पे। तो फाइसोस्टिग्मा पे फिर हम कोशिश करेंगे कि आई स्पेसिस बन के कुछ सोचें, कुछ करें, कुछ देखें, कितनी आंखें ठीक हुई, कितनी नजर ठीक हुई, कितनी ऑपरेशन बचाए हैं, कितने कैटरेक्ट ठीक हुए हैं, कितने ग्लाकोमा ठीक हुए, ये कवर करेंगे इंशाल्लाह आंखों की बीमारियां।